साथियों नमस्कार, मैं सी अहमद अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय हमारी जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ के अलावा आज हम जो है एक नए सेक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। वो सेक्शन है सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H, जो फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा लागू किया गया था और 1 अक्टूबर 2020 से वो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि उसके जो भी प्रावधान है वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे वो सेक्शन किन किन व्यक्तियों पर लागू होगा, उसमें टैक्स की क्या लिमिट है, टैक्स किस हिसाब से इसमें चार्ज होगा। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आज बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न है और ये जो प्रोविज़न है ये लगभग हर करदाता को, हर व्यापारी को प्रभावित करेगा। तो साथियों, आगे चलते हैं। इस सेक्शन में ये बताया गया है, ये सेक्शन जो है 206 सी सबसेक्शन 1H फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इंसर्ट किया गया है और 1 अक्टूबर 2020 से ये सेक्शन लागू हो जाएगा। इस सेक्शन में ये बताया गया है एवरी पर्सन का मतलब होता है चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो AOP हो, चाहे वो BOI हो, चाहे वो अन्य कोई अदर पर्सन हो। एवरी पर्सन being a seller who receive any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year other than those goods being exported out of India or goods covered in subsection 1, subsection 1F, subsection 1G shall at the time of receipt of such amount collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceed rupees 50 lakh as income tax with effect from 1 अक्टूबर 2020। तो साथियों, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि हर सेलर, वो सेलर कोई भी हो, अगर वो किसी अन्य व्यक्ति को माल की बिक्री करता है और जो बिक्री 50 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसको 50 लाख रुपए से ऊपर की होने वाली बिक्री पर 0.1% के हिसाब से TCS का कलेक्शन करना होगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना होगा। इस सेक्शन में कुछ एक्सक्लूजन दिए गए हैं, ये सेक्शन उन सब सेक्शन पर लागू नहीं होता है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि ये जो सेक्शन, अगर कोई माल एक्सपोर्टेड माल है जो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। इसके अलावा सबसेक्शन 1 पर भी सेक्शन लागू नहीं होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसेक्शन 1 में कौन कौन से हमारे प्रावधान आते हैं। सबसेक्शन 1 में ये लिखा गया है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टेंटिव लीव्स और तमाम तरह के फॉरेस्ट के आइटम आते हैं जो इन पर TCS का रेट अलग से इसमें प्रेस्क्राइब किया गया है, इसलिए सबसेक्शन 1 को यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है। इसके अलावा ये है सबसेक्शन 1F। सबसेक्शन 1F को मैं थोड़ा सा आपके सामने रीड कर देता हूँ, ये भी सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ ए मोटर व्हीकल of the value exceeding rupees 10 lakhs shall at the time of receipt of such amount collect from the buyer a sum equal to 1% of the sale consideration as income tax। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई सेलर किसी व्यक्ति को मोटर व्हीकल की बिक्री करता है और उस मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर है तो उस पर वो 1% के हिसाब से TCS का कलेक्शन करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में उस TCS को जमा कराएगा। इसके अलावा इसमें बताया गया था सबसेक्शन 1G में ये बताया गया है कि जो ओवरसीज टूर पैकेज होते हैं, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, और जो हम आउट ऑफ इंडिया जो पैसा भेजते हैं उस पर भी 5% के हिसाब से TCS का कलेक्शन किया जाएगा। तो ये इन तीनों सेक्शनों को यहाँ से एक्सक्लूजन किया गया है, ये तीनों सबसेक्शन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर जो हमारा ख़रीदार है जो माल हमसे परचेज कर रहा है, अगर वो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड सेलर को नहीं देता है तो सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो 1% के हिसाब से TCS का डायरेक्शन करेगा। इस सबसेक्शन में ये बताया गया है कि TCS की बाकी जो प्रोविज़न है उसमें ये प्रावधान है कि अगर बायर सेलर को अपना पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कराता है तो उन सबसेक्शन में ये है कि जो भी उसमें TCS का रेट है उसका या तो डबल हो जाएगा या 5%, इन दोनों में जो भी अधिक होगा उसको TCS का डायरेक्शन करना होगा। लेकिन सबसेक्शन 1H जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं
उसमें 0.1% की जगह 1% TCS का डिडक्शन करना होगा यदि बायर अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड सेलर को प्रोवाइड नहीं कराता है तो जितने भी बायर्स हैं उनको अपना पैन कार्ड सेलर को प्रोवाइड करा देना चाहिए, नहीं तो उनका TCS 1% कट जाएगा, जिसका कि उनको कोई भी क्रेडिट किसी प्रकार का नहीं मिलेगा, वो 1% उनका नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन shall not apply if the buyer is liable to deduct TDS under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller and deducted such amount। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बायर की कोई ऐसी लाइबिलिटी बनती है कि वो जो पेमेंट सेलर को कर रहा है या कोई ऐसा कोई भुगतान है इस पर कि बायर को TDS का डिडक्शन करना है सेलर का, तो फिर हम इसके TCS के प्रोविज़न लागू नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेलर ने कुछ पैसा बायर के पास इंटरेस्ट पे लगा रखा है और बायर उसको इंटरेस्ट का भुगतान करता है, इस पर कि 194A में TDS की लायबिलिटी आती है और बायर सेलर को इंटरेस्ट का भुगतान करता है, इंटरेस्ट का भुगतान करते समय TDS उसमें से डिडक्ट कर लेता है, तो इट इज़ सफिशिएंट। फिर सेलर को जो उसने माल बायर को बेचा है उस पर उसको TCS काटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट जो गवर्नमेंट का है वो ये है कि जो भी सेलर माल की बिक्री करता है और जो व्यक्ति माल खरीदता है वो उसके टैक्स के दायरे में आए, वो ट्रांजेक्शन छूटे नहीं। हाई वैल्यू जो जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को कर्व करने के लिए इस प्रोविज़न को इंसल्ट किया गया है। तो बायर अगर कोई भी भुगतान करता है इस पर TDS की लायबिलिटी आती है तो इस सबसेक्शन पर TCS के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इस सेक्शन में बायर किसको माना जाएगा और सेलर किसको माना जाएगा। तो इस सबसेक्शन में लिखा हुआ है बायर मीन्स ए पर्सन हु परचेज एनी गुड्स। बायर उसको माना जाएगा जो कोई भी माल खरीदता है, लेकिन इसमें से कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया, यानी कि उन लोगों को बायर की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लोकल अथॉरिटी और ए पर्सन इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। ए पर्सन इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया, इन सारे लोगों को बायर की जो डेफिनेशन है इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, इन लोगों को बायर नहीं माना जाएगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन इसका समझते हैं जो इस पर लागू होता है कि इसमें इस सबसेक्शन में सेलर किसको माना जाएगा, सेलर की परिभाषा क्या है। तो इसमें सेलर की परिभाषा दी हुई, सेलर मीन्स ए पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर the business carried on by him exceed rupees 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of the goods carried out। कहने का मतलब ये है कि ये सेक्शन उसी व्यक्ति पे लागू होगा जिसकी के सेल, ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ या उससे ऊपर अधिक थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहा है, 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी बिक्री होगी उसी पर ये प्रावधान लगेंगे। तो इस प्रावधान को लागू होने के लिए जो हमारा सेलर है उसकी बिक्री फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 10 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। अगर उसकी बिक्री 10 करोड़ से अधिक नहीं है तो ये वाले TCS के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर जो हमारा सेलर है उसकी सेल फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 12 करोड़ रुपए की थी और वो 1 अक्टूबर 2020 के बाद कोई भी ऐसा माल बेचता है जिसकी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, तो 50 लाख से ऊपर उसको उस पर 0.1% का TCS उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। और ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये हर साल अलग अलग देखनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक साल हमने लिमिट देख ली तो हर साल TCS की लायबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया 19-20 में उसकी सेल 12 करोड़ की थी तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में उसके ऊपर TCS की लायबिलिटी आ गई। अब फाइनेंशियल ईयर 20-21 में सपोज करिए उसकी सेल रह गई 8 करोड़, तो जब 8 करोड़ सेल रह गई तो उसके ऊपर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में TCS की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, चाहे वो किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए से ऊपर का माल बेचे। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हमको ये जो लिमिट है ये हर साल हमको अलग अलग देखनी होगी, तभी इस सेक्शन के प्रोविज़न हमारे ऊपर लागू होंगे। अब हम यहाँ पे एक दो चीज़ों को और देखने की कोशिश करते हैं। अभी एक प्रश्न इसमें यह भी उठता है कि जब माल की बिक्री पर TCS कर रहा है तो क्या कोई बिल्डर फ्लैट बेचते समय TCS का कलेक्शन करेगा?
अगर कोई बिल्डर फ्लैट की बिक्री करता है या कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो क्या उस पर कोई टीसीएस की लायबिलिटी आएगी? तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर देना आवश्यक है कि जो बिल्डर फ्लैट की बिक्री करता है उस पर तो 194 आईए के प्रावधान लागू होते हैं, यहाँ पे कोई भी टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोविज़न ये है कि ये वाला सेक्शन केवल गुड्स पर लागू होता है, और जो हमारे फ्लैट्स या वो होते हैं तो ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स की परिभाषा एक्सक्लूड किया गया है। तो यानी कि ये सेक्शन हमारा केवल गुड्स पर लागू होता है, गुड्स के अलावा ना ये सर्विस पर लागू होता है, ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि ये प्रोविज़न केवल गुड्स पर लागू होगा। तो एक बार इस सेक्शन को फिर दोबारा से मैं आपको नेट सेल में बता देता हूँ कि ये प्रोविज़न 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। जिस सेलर की सेल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर होगी उस पर लागू होगा। अगर वो व्यक्ति 50 लाख रुपये से अधिक का माल बेचता है उस पर लागू होगा, और किसी पर ये लागू नहीं होगा। और जिससे में वो कंसिडरेशन उसको प्राप्त होगा उस समय ये 0.1% के हिसाब से टीसीएस का कलेक्शन करेगा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और इसमें चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि वो माल की बिलिंग किस प्रकार से होगी और टीसीएस का डायरेक्शन किस प्रकार से होगा। जैसे सपोज करिए हमने किसी व्यक्ति को 60 लाख रुपए का माल बेचा जिसमें 18% जीएसटी की लायबिलिटी है, तो हम ये देखते हैं कि इनवॉइस हमारा किस प्रकार से तैयार होगा। हम इसमें ये मान के चलते हैं कि ये हमारे 50 लाख से ऊपर की सेल है, 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो जो हमने उसको इन्वेस्ट किया 60 लाख रुपए का, तो 60 लाख रुपए पे 18% के हिसाब से पहले हम उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे जो हमारा 10,80,000 रुपये होता है। अब हमारा इसका टोटल हो गया 70,80,000। अब इस 70,80,000 रुपये 1% के हिसाब से टीडीएस हम इसमें चार्ज करेंगे जो हमारा होता है 7,080 रुपये। तो टोटल इन्वेस्ट वैल्यू होगी 70,87,080 रुपये। तो इस प्रकार हमको इन्वेस्ट की बिलिंग करनी होगी, यानी कि सबसे पहले हमको टैक्सेबल वैल्यू आएगी, उसके बाद जीएसटी चार्ज करेंगे। इन दोनों की जब उनका टोटल कर लेंगे उस पूरी टोटल पर 1% के हिसाब से हम टीसीएस का कलेक्शन करेंगे। टीसीएस का कलेक्शन करने के बाद जिस महीने में हम टीसीएस का कलेक्शन कर लेंगे उस महीने से अगले महीने की 7 तारीख तक हमको टीसीएस का भुगतान करना होता है। और टीसीएस का भुगतान करने के बाद हर क्वार्टर में हमको टीसीएस की रिटर्न दाखिल करनी होती है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर हमारा जून में ख़त्म होता है तो उसकी रिटर्न 15 जुलाई तक दाखिल करनी होती है। इसी प्रकार से सेकंड क्वार्टर 30 सितंबर को जो हमारा समाप्त होता है उसकी रिटर्न हमको 15 अक्टूबर तक दाखिल करनी होती है। इसी प्रकार से जो थर्ड क्वार्टर है हमारा 31 दिसंबर को समाप्त होता है उसकी रिटर्न हमको 15 जनवरी तक दाखिल करनी होती है। और फोर्थ क्वार्टर जो हमारा 31 मार्च को समाप्त होता है उसकी रिटर्न हमको 15 मई तक दाखिल करनी होती है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है जो टीसीएस हमने डायरेक्ट किया है उस टीसीएस को हम समय से जमा कराएं, और समय से जमा कराने के बाद उसकी टीसीएस की रिटर्न को भी हम समय से दाखिल करवाएं जिससे कि हम लेट फीस से बच सकें। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न को हम सभी सेलर्स को ध्यान रखना है जिनका कि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है। अगर आपने इसका वॉल्यूशन कर दिया तो आपके ऊपर बहुत बड़ी टीसीएस की लायबिलिटी आ सकती है और इसमें पैनल प्रोविज़न भी है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको टीसीएस के प्रोविज़न जो सबसेक्शन बने इसमें थे पूरे डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों अगर इस सबसेक्शन से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।